भाई मुझे जायदाद नहीं, मेरी माँ चाहिए। अरे दीपा जी आप आ गई। मनोज खुशी से बोलते हुए उनके पैर छूने लगा और उनका सामान उठाकर अंदर ले गया। दीपा ने मुंह बनाया। अभी तक मनोज में अकल नहीं आई। ये नहीं शादी का घर है, जरा ढंग के कपड़े पहन लेता, गवार का गवार ही रहेगा। पढ़ लिख लेता तो थोड़ी अकल आ जाती। लग ही नहीं रहा है अपने सगे भाई की शादी का काम निपटा रहा है। बिल्कुल नौकर जैसा लग रहा है, जरा भी स्मार्टनेस नहीं है। पढ़ी लिखी प्रोफेसर दीपा ने अपनी माँ से कहा तो वो गुस्सा हो गई। हाँ, तू भी उसका मजाक बना ले। एक तो वो सबके लिए भाग दौड़ कर काम करता है और तू है कि उसको ही दोष दे रही है। वो तेरे पढ़े लिखे दोनों भाई तो अभी तक भी नहीं आए, आकर मिल तो लेते। आखिर बहन इतनी दूर से आई है। तभी मनोज फिर हाथ में ठंडा शरबत लिए हाजिर हो जाता है। दीपा जी ये शरबत पी लो, आप गर्मी में आई हो, मैं इतने आपके लिए खाना लगवा देता हूँ। और वो गिलास पकड़ाकर दौड़कर चला गया। दीपा की नज़रें अपने से छोटे भाई को ढूंढ रही थी, जिसकी शादी हो रही थी और जो पेशे से डॉक्टर था। थोड़ी देर बाद रोहन आता है। उसे देखकर दीपा की आंखें चमक जाती है और वो उसे ढेरों आशीर्वाद देती है। तुमने तो मम्मी पापा का नाम रोशन कर दिया है, तुम एक दिन बहुत ऊंचे जाओगे। तभी मनोज फिर से आ जाता है। छोटे तू भी शरबत पी ले, गर्मी लग रही होगी। मंझले भैया, आप बस जीवन भर सबको शरबत ही पिलाते रहना और इसी में आपकी जिंदगी कट जाएगी। और दोनों भाई बहन उस पर हंसने लगे। मनोज ने कुछ नहीं कहा, वो अपने से छोटे भाई की शादी की तैयारियों में व्यस्त हो रहा था। अभी कितने सारे काम बाकी हैं, सब काम का भार उस पर ही है। सबसे बड़े राघव भैया इंजीनियर हैं, जो सुबह से कमरे में बंद होकर ज़रूरी मीटिंग कर रहे हैं और उन्हें कमरे में ही चाय नाश्ता और खाना पकड़ाने की जिम्मेदारी मनोज पर ही है। वही उनकी पत्नी नंदिनी सुबह पार्लर जाकर आई है और अब मेहंदी लगवा रही है। वो भी मनोज को दौड़ा रही है। कभी लहंगा प्रेस वाले के यहाँ से लाना तो कभी गजरा लाना है, ताकि वो शाम को महिला संगीत में अच्छे से तैयार हो सके। वैसे मेहंदी की रस्म कल हो गई थी, पर नंदिनी आज सुबह ही मायके से वापस आई थी। कहने को ससुराल शादी में आई थी, पर वो आते ही मायके चली गई। ससुराल के कामकाज से उसे कोई लेना देना नहीं था। दीपा भी कॉलेज में प्रोफेसर है, तो उसके यहाँ परीक्षाएं चल रही थी। बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी लेकर आई थी। वैसे भी शादियाँ आजकल 2 दिन की ही होती हैं। ये तो पहले का ज़माना था, जब बहन बेटियाँ 15 दिन पहले शादियों में आती थी। रात को संगीत के लिए सब तैयार हो गए। मनोज ने भी नए कपड़े पहन लिए। अरे मनोज, मेरी नई चप्पल टूट गई है और अब मैं फंक्शन में कैसे जाऊंगी? तू पहले इसे ठीक करवा कर ले आ। दीपा ने मनोज को चप्पल देते हुए कहा। अभी रात को मोची कहाँ मिलेगा? ये मनोज सोच ही रहा था, फिर दिमाग लगाया। वो मोची तो स्टेशन की पटरी के उस पार बनी झोपड़ी में रहता है। कई बार उसे वहीं से आते जाते देखा है, तो वो बाइक लेकर वहीं चला गया और चप्पल ठीक करवा कर ले आया। महिला संगीत में पहुंचा ही था कि राघव ने कहा, तुझे तेरी भाभी बुला रही है। वो उनके पास दौड़कर गया तो वो बोली, ये मेरी चचेरी बहन है, इसका बच्चा छोटा है, ये खाना नहीं खा पा रही है, तुम इसके बच्चे को संभाल लो ताकि ये शादी में अच्छे से मज़े कर पाए। मनोज ने बड़ी देर तक उसे संभाला। तभी वहाँ 2 महिलाएं जो पड़ोसन थी वो मजाक करने लगी। मनोज, तेरी शादी तो हुई नहीं और बच्चा भी हो गया, और हंसने लगी। मनोज झेप गया। बेचारा सब भाई बहनों में कम पढ़ा लिखा है और काम धंधा भी खास नहीं करता है। भाई बहन के पीछे नौकर बनकर घूमता रहता है। जाने इसकी कब शादी होगी। इससे छोटे भाई की भी कल शादी हो जाएगी। कमला भाभी का नालायक बेटा घर पर ही पड़ा रहता है। जैसे नौकर हो, उन सभी की बातें कमला जी आते वक्त सुन लेती हैं। उन्हें अपने मंझले बेटे पर दया आती है और वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, बस इसलिए वो चिंतित रहती हैं। उनके 4 बच्चे हैं। मनोज को छोड़ बाकी सब अच्छे से पढ़ लिख कर कमा रहे हैं। सबकी शादियां भी हो गई हैं और रोहन की भी हो जाएगी। सबके घर परिवार बस रहे हैं और मनोज की अभी नौकरी और धंधे का भी पता नहीं है। मनोज यूं तो घर के सभी काम को दौड़कर कर लेता था, पर वो ऐसा कोई काम नहीं करता था जिससे वो कमा सके। सभी भाई बहन उसे टोकते रहते थे, ताना देते रहते थे। ये कमला जी को सहन नहीं होता था। वो मन ही मन कूड़ती रहती थी, सोचती थी इसका ब्याह करवा दे, पर इस बेकार और बेरोजगार को कौन अपनी बेटी देगा। कमला जी के पति भी ये कहते कहते इस दुनिया से चले गए, पर मनोज कभी किसी काम धंधे में लग नहीं पाया और
अब वो और कमला जी घर में रहते हैं और वो पति की पेंशन से अपना और मनोज का पेट पालती है। अब सब भाई बहन को मनोज अखरने लगा था। वो उसे ताना देते रहते थे कि कब तक बैठकर खाएगा, कब कमाएगा और जीवन में कुछ करेगा। सब अपने जीवन में बस गए थे। रोहन भी शादी करके अपनी पत्नी संग शहर चला गया था और गांव के उस बड़े से घर में कोई आना नहीं चाहता था। राघव और दीपा की भी अपनी ही दुनिया थी। दीपा जीजी इस बार राखी पर गांव आ जाइए, बड़े महीनों से आपसे मिलने का मन कर रहा है। पर दीपा नहीं जाती क्योंकि उसे पता था मंझला भाई कुछ कमाता तो है नहीं, तो राखी पर ज़्यादा कुछ नहीं दे पाएगा और वो दोनों भाइयों के पास चली जाती है जो वही शहर में रहते हैं। वो वहाँ अचानक से जाती है पर देखती है दोनों के घरों में ताला लगा हुआ है। फ़ोन करने पर मालूम हुआ कि दोनों भाई परिवार सहित घूमने गए थे। लंबी छुट्टियां पड़ रही थी तो उन्होंने प्रोग्राम बना लिया। वो जिन भाइयों पर जान देती थी उनकी पढ़ाई का दीपा को भी घमंड था। वही भाई राखी को भूल गए और मनोज ने 4 दिन पहले फ़ोन कर दिया। दीपा तुरंत बस पकड़कर गांव चली गई। आज उसे मनोज गवारू नहीं लग रहा था क्योंकि वो उसके आगे पीछे हो रहा था। उसने दीपा से राखी बंधवाई और उसे एक कुर्ती दी जिसे देखकर उसे आश्चर्य हुआ। जीजी आप ऐसे ही कपड़े पहनते हो? तो आपके लिए शहर गया था तब लाया था। कुर्ती साधारण थी पर आज दीपा को वो भी बहुत कीमती लग रही थी। आज मनोज का प्यार और मासूमियत उसे गवार नहीं लग रही थी। आज उसकी बातों और हंसी में उसे अपनेपन का एहसास हो रहा था। कमला जी भी अपने बेटे के प्रति बेटी का व्यवहार देखकर बहुत खुश हो रही थी और उन्होंने उसके लिए लड़की तलाशने को कहा। तभी खबर आई कि गांव में पंडित जी की अचानक मृत्यु हो गई है तो उनकी बेटी लक्ष्मी अकेली रह गई है। कमला जी वहां पहुंच गई। सारे क्रियाक्रम होने के बाद उन्होंने लक्ष्मी को अपने मनोज के लिए पत्नी चुन लिया। दोनों बेटों को खबर पहुंचा दी पर वो नहीं आए। फिर मंदिर में ही उनके फेरे करवा दिए। दीपा खुश हो रही थी, आखिर उसके भाई का भी घर बस गया। 2-4 दिन बाद लक्ष्मी ने मनोज से कहा, हमारी शादी अचानक से हो गई थी तो मैं आपके बारे में ज़्यादा जान नहीं पाई। आप काम क्या करते हैं? ये सुनकर मनोज सकपका गया और बोल नहीं पाया। तब कमला जी ने सारी बातें बताई तो लक्ष्मी को अपने पति के गुणों को सुनकर अच्छा लगा, पर उसने ये भी समझाया कि पति चाहे कितना भी कमा कर लाए, पत्नी को उसमें खुशी होती है। ससुराल वालों की कमाई के पकवानों से पत्नी को पति की कमाई से बनाई गई 2 रोटी भी अच्छी लगती हैं। उन्हें खाकर वो गर्व महसूस करती है। अपनी पत्नी की बातें सुनकर मनोज को महसूस हुआ कि उसे भी अब कमाना चाहिए, तो उसने जगह जगह काम मांगना शुरू किया पर कहीं भी उसे काम नहीं मिला। फिर पत्नी ने सलाह दी और कुछ जेवर और पैसे उसको मिले थे और उसका घर जहां वो अपने पिताजी के साथ रहती थी वो भी खाली पड़ा था, जो आगे पीछे उसका ही था। उसने वहाँ एक राशन की दुकान खोल ली। अब राशन की दुकान चलने लगी और लक्ष्मी भी मनोज के साथ ही वहाँ काम करने लगी। अब अच्छी कमाई होने लगी। दोनों भाइयों ने सुना तो वो भी गांव आ गए और साथ में दीपा भी आ गई थी। भाई की इतनी खुशहाली देखकर उन्हें भी अचरज हुआ। लक्ष्मी सिर्फ नाम की ही लक्ष्मी नहीं थी, उसके आने से घर में सुख समृद्धि भी आ गई थी। उसने दोनों भाइयों के परिवार का और दीपा का अच्छे से स्वागत किया और खाना बनाया। कमला जी अपनी बहू के गुणगान करते थक नहीं रही थी। दोनों भाई किसी और काम से भी आए थे। पहले तो उन्हें लगता था कि मनोज की शादी नहीं होगी तो माँ के जाने के बाद हम घर का आपस में बंटवारा कर लेंगे, पर अब मनोज का घर भी बस गया था तो उन्हें डर था कि वो घर अब अकेला मनोज हथिया लेगा क्योंकि वो वहीं पर रहता है। एक दिन सब बैठे थे तो उन्होंने कमला जी से कहा, माँ इतना बड़ा घर है और आप 3 लोग ही हो। पहले तो हम सब मिलकर इस घर में रहते थे पर अब ये बड़ा सा घर खाली पड़ा है। हम इसका बंटवारा कर लेते हैं ताकि सबको अपना हिस्सा मिल जाएगा। मनोज को तो घर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके ससुर जी उसके लिए घर छोड़ गए हैं, तो ये घर हम दोनों भाइयों में बांट दीजिए। कमला जी और दीपा ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और उन्हें राघव और रोहन से ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। वो सीधे सीधे भाई का हिस्सा हजम कर रहे थे। ये सुनकर मनोज शांति से बोलता है, ठीक है आप घर का बंटवारा कर लीजिए, पर 2 नहीं 3 हिस्से होंगे। दोनों भाई सकते में आ जाते हैं।
आखिर मनोज ने अपना हिस्सा भी मांग लिया। 3 हिस्से क्यों? तुझे तो अपने ससुर जी का घर मिल गया है, पर तेरी भूख खत्म नहीं हो रही है, राघव ने चिल्लाकर कहा। मैं दीपा जीजी की बात कर रहा हूँ, उन्हें भी जायदाद और घर में हिस्सा मिलना चाहिए। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर इतना कानून तो जानता हूँ कि आजकल बेटियों का भी बराबर का हिस्सा होता है। आप मुझे बंटवारे में से 1 रुपया मत दीजिए, पर जीजी को उनके हक का हिस्सा मिलना चाहिए और माँ को मैं अपने पास रखूँगा। माँ मेरे हिस्से में ही आएगी। मुझे माँ के बिना रहने की आदत नहीं है। उनका प्यार, उनकी डांट की लत जो पड़ चुकी है। मनोज के मुंह से ये बात सुनकर दीपा की आंखें भर आती हैं। दोनों भाइयों का चेहरा लटक जाता है। उनके पास एक शब्द कहने को नहीं होता है। वो जिस भाई का हक छीन रहे थे, वो भाई तो खुद अपना हक बहन को देने को तैयार हैं। राघव भी रोनते गले से बोला, मनोज तू तो मुझसे भी बड़ा ज्ञानी निकला। मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई पर घमंड था, पर मुझ में लालच आ गया। पर तू तो सबको प्रेम और भाईचारे का पाठ पढ़ा रहा है। जीवन में किताबी ज्ञान से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी है, और तू तो इसमें माहिर निकला। हम जायदाद को लेकर लड़ रहे हैं, हमने माँ का ज़रा भी ख्याल नहीं किया, बस अपनी ही सोचते रहे। तभी रोहन भी आंसू बहाते हुए बोला, मैंने कभी आपका सम्मान नहीं किया। आप मुझसे बड़े हैं, पर आप पढ़ लिख नहीं पाए तो मैं भी आपको गंवार समझता रहा। डॉक्टर हूँ, इतना कमाता हूँ, फिर भी लालच आ गया। आपका हक भी मारने चला था। मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, और ये घर भी हम आपसे छीनने चले थे। दोनों भाई मनोज के गले लगकर रोने लगे। दीपा के भी आंसू बहते जा रहे थे। भाई मुझे भी माफ़ कर दे। मैंने हमेशा तीनों भाइयों के बीच भेदभाव किया है। मैंने इनकी पढ़ाई और पैसे की कदर की, पर तेरे प्यार और अपनेपन की हमेशा हंसी उड़ाई। पर तू तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तू तो सबका दिल पढ़ लेता है, भावनाएं पढ़ लेता है, माँ की ममता को पढ़ लेता है। तुझमें तो पिताजी के सारे गुण हैं। आज तूने अपनेपन से पूरे परिवार को एक कर दिया है। इस घर में तू ही रहेगा। हमें किसी को कुछ नहीं चाहिए। हम सब तेरा प्यार और अपनापन पाने के लिए यहाँ इस घर में आते रहेंगे। दोनों भाइयों ने भी हामी भरी। कमला जी अपने बिखरते परिवार को फिर से एक देखकर बहुत खुश थी। दोस्तों, आपने चाहे कितनी भी उच्च शिक्षा क्यों ना हासिल कर लो, पर आप अपने से कम पढ़े लिखे को गंवार बताओ, उसकी हंसी उड़ाओ, तो ये गलत व्यवहार है। भाई बहनों में सिर्फ प्यार होना चाहिए, पैसे और पढ़ाई को नहीं देखना चाहिए। परिवार में बिखराव की जगह एकता होनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।